नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ग्रहण 100 सालों के बाद एक बार फिर आने वाला दुर्लभ संयोग माना जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इससे चंद्रमा लाल रंग का यानी ब्लड मून जैसा दिखाई देगा। इसीलिए इसको ब्लड मून भी कहा जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सूतक काल के नियम क्या हैं, जो आपके कई सवाल हैं। यह ग्रहण इतना खास क्यों है और इसके महत्वपूर्ण जो फल रहेंगे, पहलू रहेंगे, उसका राशियों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा इसका, मेष से लेकर मीन तक किसके लिए यह शुभ होगा और किसके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, कैसे यह चंद्र ग्रहण किस्मत बदलने वाला हो सकता है, चंद्र ग्रहण का असर कैसे आप बेअसर कर सकते हैं, यह भी आज हम आपको बताएंगे। और इन तमाम सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे अगले आधे घंटे में। इस खास चर्चा में हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो ज्योतिषाचार्यों का एक विशेष पैनल है। आइए सीधा आपको परिचय करवाता हूं। मेरे साथ राज मिश्रा जी जुड़ रहे हैं, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका। और साथ ही राकेश चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राज जी आपके साथ ही करना चाहता हूं। और आज तो इतने सवाल, जैसे ही हमने दर्शकों को बताया कि कार्यक्रम है, विशेष कार्यक्रम है, तो बहुत सारे सवाल आए हैं। पहला मेरा ये सवाल कि ये चंद्र जो ग्रहण लगने वाला है वो 100 सालों का ये समय कहा जा रहा है कि उसके बाद ये आया है। दूसरा ऐसे कहा जा रहा है कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो पहला सवाल कि ये विशेष क्यों है, ये अलग क्यों है, और जो ब्लड मून कहा जा रहा है उसकी क्या महत्ता है? देखिए, सबसे पहले इसलिए मैं इसको अलग कहूंगा क्योंकि ये ऐसी पहली परिस्थिति होने जा रही है जब राहु एक्चुअल में कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, काल पुरुष की 11th हाउस के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और वहां पर चंद्रमा पहुंच रहे हैं। और एक्चुअल में ये पहली बार होने जा रहा है कि जहां पर बुध की और सूर्य की, सूर्य स्वग्रही हैं, बुध उनके साथ हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है बाकायदा। जहां ग्रहण घटित होने जा रहा है जिस राशि पर, उस राशि पर बाकायदा उनकी दृष्टि पड़ रही है। ये इसलिए खास है क्योंकि बृहस्पति भी बाकायदा उसको दृष्टि दे रहे हैं। ये ग्रहण घटित हो रहा है कुंभ राशि के अंतर्गत, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत। शनि जबकि वक्री हैं, 30 वर्ष बाद शनि मीन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। इस टाइम वक्री होकर के कुंभ राशि से प्रभावित कर रहे हैं। तो एक साथ अगर देखा जाए तो शनि का भी वहां कॉम्बिनेशन है। ग्रहण के साथ साथ विष दोष का भी निर्माण इस ग्रहण के अंतर्गत हो रहा है। साथ में अगर देखा जाए बुध के केंद्र में होने से गजकेसरी योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत कम देखने को प्राप्त होती हैं जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बन रहा हो। इसलिए इस ग्रहण को सबसे खास ग्रहण के रूप में कहा जाता है। अब अगर हम इसको ब्लड मून की बात कर लेते हैं कि आखिर भाई ब्लड मून की क्या परिस्थिति है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं ग्रहण कब घटित होता है। चंद्र ग्रहण तभी होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है, या सूर्य ग्रहण तब होता है जब धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, राहु केतु बिंदु पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन घटित होता है यहां पर। क्योंकि और चंद्र ग्रहण इसलिए क्योंकि चंद्रमा की जो काली परछाई है वो धरती की तरफ दिखती है। यहां पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि ग्रहण के समय बाकायदा जो सूर्य है वो उस राशि को देख रहा है। सूर्य को उस राशि को देखने के कारण इसको ब्लड मून की परिस्थिति कहा जाता है। उसका जो रंग है, जो उसका कलर है, उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है, इसलिए उसे ब्लड मून कहा जाता है। ब्लड मून भी। ठीक है, मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। और जब हम ग्रहण की बात कर रहे हैं, ये चंद्र ग्रहण जब लग रहा है तब पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। ये संयोग, इसको आप कैसे देखते हैं, कितना इसका महत्व है? और क्योंकि सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर यही सवाल पूछा जा रहा है, पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का संयोग क्या है राकेश? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं कि प्रतिपदा तिथि से लेकर के जो सर्वपितृ अमावस्या है वहां तक पितृपक्ष माना जाता है। लेकिन पूर्णिमा तिथि पर जिनकी भी मृत्यु या जिनका अंतिम संस्कार दोनों तिथियों से गणना किया जाता है, उनका जो है पूर्णिमा तिथि पे अगर हुआ है तो वहां पर विशेष रूप से पूर्णिमा तिथि को ही प्रथम श्राद्ध माना जाता है, यानी पूर्णिमा तिथि पर श्राद्ध किया जाता है। एक बहुत बड़ा यहां पर भ्रम आएगा, बिल्कुल, बहुत जो है आपने उचित प्रश्न किया और बहुत लोगों के मन में भ्रम होगा कि अब आज क्योंकि 12:58 से ही श्राद्ध पक्ष विशेष रूप से सूतक लग जाएगा और श्राद्ध जो है दोपहर में ही किया जाता है। कहते हैं कि संध्या बेला के भोजन से पहले ही श्राद्ध का भोजन कराना उचित रहता है। तो अब लोगों के मन में संदेह रहे
रहेगा कि अब श्राद्ध आज का करें या ना करें, तो उसका एक सर्वोत्तम तरीका है कि आप जो है विशेष रूप से सूतक से पहले अगर भोजन बन गया है तो ठीक है, नहीं तो आप विशेष रूप से भोजन में या जल में जो भी पदार्थ आपने किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है जो है पितृपक्ष के लिए, उसमें तुलसी दल डाल करके रखें, उसमें कुशा का स्पर्श करा, कुशा का स्पर्श यानी कुछ घास को, कुछ को वहां पर उस भोजन में या उस पेयजल में डाल करके रखें, तो उससे जो है जो अशुद्धि जो है वह स्पर्श नहीं कर पाती है। इसका एक प्रमाण मिलता है शास्त्रों में कि कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ का अभिषेक जब कुशा युक्त जल से किया जाता है तो राहु और केतु अपने आप शांत हो जाते हैं और शनि की पीड़ा भी शांत हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में आज जो है पितृपक्ष, जैसा कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि ग्रहीय संयोग तो बन ही रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिन हमारे पितृ जो हैं कि विशेष करके यहां देखा जाएगा कि चंद्रमा और सूर्य आत्मा और मन के कारक हैं, यानी कि पितृ यानी पितामह और मातृत्व भाव के भी कारक हैं। तो ऐसी अवस्था में आज जब चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो ऐसे में देखा जाएगा कि हमारे जो पितृ हैं वह भी पीड़ित हो रहे हैं, यानी उनको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पीड़ा मिल रही है। तो आप जो है ऐसा भ्रम मत पालिएगा कि अब हमें श्राद्ध नहीं करना या हमें कुछ करना नहीं है। आप जो है पहले भोजन बना लें, तैयारी कर लें, उसमें जो है कुशा युक्त घास, कुशा घास और जो है तुलसी दल डाल कर रखें और प्रथम भोग जो है वह अपने पितरों को लगाएं, यह आपके लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमने संयोग देखा कि चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। लेकिन राज मिश्रा जी, जब हम ग्रहण का जिक्र करते हैं तो हम बचपन से ये देखते हैं कि सबसे पहले माता पिता जो हैं वो अपने परिवार में बच्चों को, सभी पड़ोसियों से, मेहमानों से, रिश्तेदारों से ये कहते हैं कि सूतक काल की बड़ी चर्चा होती है कि सूतक काल अब से शुरू हो रहा है, इसमें ये करना है, ये नहीं करना है। सूतक काल का तात्पर्य क्या है? एक चीज हम सबको समझना होगा ग्रहण को लेकर के। हमें सूर्य और चंद्रमा की जो एनर्जी है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। स्पेशली अगर देखा जाए, आप देखते हैं समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो चंद्रमा की कलाओं के दृष्टिकोण से आता है। हमारे शरीर के अंतर्गत 75% जो वाटर है, जो पानी है, 75% पूरी बॉडी में है, लेकिन अगर मस्तिष्क में देखा जाए तो 75 से 80% है। यानी चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता है। जब चंद्र पर ग्रहण लगता है तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उसकी जो एनर्जी हमको प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं होती है, और वो जो धरती का चंद्रमा और सूर्य के बीच में आने का जो डायरेक्टली तो नहीं आ जाती है ना, 5 कोण का जो 5 अंश का है वो डिफरेंस है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो चलने का तरीका है। तो वहां पर जब पृथ्वी धीरे धीरे आना प्रारंभ करती है चंद्रमा सूर्य के बीच में, तो जो प्रारंभ का पॉइंट जहां शुरू होता है उसको सूतक काल कहा जाता है। सूतक काल के अंतर्गत, क्योंकि यहीं से वो तैयारी हो जाती, जहां से कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं, जहां जो चंद्रमा की प्रॉपर एनर्जी मिलनी है वो आपको नहीं मिल पाती है, जिस कारण से भोजन डाइजेस्ट होने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जब ग्रहण लगता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं, साइंटिफिक भी और सनातन भी। सनातन पूरी तरह साइंटिफिक दृष्टिकोण है, तो सनातन के दृष्टिकोण से, अगर साइंस के दृष्टिकोण से उठा करके देखा जाए, तो जब अंधेरा होना प्रारंभ होता है, यानी जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, तो हमारे ब्रेन के अंदर स्लीप हार्मोन्स रिलीज होना प्रारंभ हो जाते हैं, जिससे आपको सुस्ती आनी शुरू हो जाती है, आलस्य आना शुरू हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो सूतक से पहले हमको भोजन इत्यादि कर लेना चाहिए। ऐसा पॉसिबल, जनरली 9 घंटे पहले ग्रहण है, सूतक प्रारंभ होता है, 3.5 घंटे का ऑलरेडी ग्रहण है, तो 9, 3, 12, 12.5 घंटे का समय, इतना समय कोई प्यासा नहीं रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता है। हमें ये कोशिश करना चाहिए सूतक काल के अंतर्गत, ये बहुत ध्यान रखना है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए, आराम से गाड़ी चलाइए, भागिए मत, बिकॉज उस टाइम आपके ब्रेन को जितनी एनर्जी चाहिए चंद्रमा से उतनी नहीं मिल रही है। एक्सीडेंट, दुर्घटना इत्यादि के चांस सबसे अधिक होंगे। ग्रहण को लेकर के अगर वर्णन किया जाए तो गर्ग संहिता इत्यादि के अंतर्गत या ऋग्वेद में भी ग्रहण का बहुत प्रॉपर तरीके से वर्णन किया गया है। अब अगर आप भोजन कर रहे हैं, चाहे वो ग्रहण काल में बहुत मजबूरी में भोजन करना चाहिए, सूतक काल में भोजन किया जा सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए लिक्विड जो चीजें हैं वो ज्यादा लें। ऐसा भोजन ना करें, लाइक बैगन नहीं खाना चाहिए बिकॉज डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करेगा। कटहल आपको नहीं खाना चाहिए, उड़द नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए। जो चीजें डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम कर सकती हैं
हैं, क्योंकि इस समय पर जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतनी एक्टिव तरीके से काम नहीं करता है। बैक्टीरिया, वायरस जो है उनका जो उत्पन्न होने का समय है वो सूतक काल से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको तुलसी डालकर पानी पिएं, भोजन में तुलसी इत्यादि यूज करें, बिकॉज वो एंटीबायोटिक है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको सूतक काल के दौरान नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। मैं राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। सूतक काल हमने देखा, अब चंद्र ग्रहण के दौरान बड़ी आसान भाषा में आप सरल तौर पर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि उस दौरान क्या नहीं करना है पहले तो, और क्या उससे पहले कर लेना है और क्या करना है। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आदरणीय राज मिश्रा जी ने इसको विज्ञान और अध्यात्म दोनों दृष्टिकोण से बताया। इसको इसी शब्द को पूरक करके, क्योंकि आपका जो प्रश्न है ये इसी से आगे बढ़ते हुए पूरक प्रश्न है, तो ऐसी अवस्था में हम उसी शब्दों को आदरणीय राज मिश्रा जी के बढ़ाते हुए कहते हैं, आज विज्ञान मजबूर हो गया है कहने पर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि सूर्यास्त से पहले पहले भोजन कर लीजिए, वो आपके लिए हितकारी रहेगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य ही उष्मा का एकमात्र कारक है, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो इनडायरेक्टली जो धरती पर जिस हिस्से पर चंद्रमा के माध्यम से ऊर्जा पहुंचनी होती है वह बंद हो जाती है और वह दूषित हो जाती है। जब मध्य में आ जाए तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, कीटाणु इत्यादि जनरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि ग्रहण काल में क्या नहीं करना है। ग्रहण काल में विशेष करके सूतक में, जैसा कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि बहुत लंबा समय है, 9 घंटे का, और बहुत बच्चे हैं या कुछ दिनचर्या ऐसी है, आप लोग ऑफिस में हैं, बोल रहे हैं, तो आप जल लेंगे ही लेंगे। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से आपके लिए ग्रहण काल में बंधन आ जाता है कि भोजन मत करिए। ग्रहण काल से पहले अगर मजबूरी है तो भोजन कर लीजिए, सूतक में वो चलेगा तुलसी दल डाल करके। ग्रहण काल में आप भोजन मत करिए। बिस्तर पर शयन करने की वर्जना मानी गई है, खास करके शयन निद्रा मुद्रा में आने के लिए ग्रहण काल के दौरान वर्जना मानी गई है, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा और वह ग्रसित हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में मन में जो है दुर्विचार या किसी तरीके का नकारात्मक स्वप्न इत्यादि या नकारात्मकता आने की संभावना बढ़ जाती है। अब करना क्या है यह भी सुन लीजिए। करना यह है कि अगर आप जो है गुरु दीक्षित हैं तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करिए, नहीं तो नाम जाप करिए। सबसे पुनीत कलयुग में नाम जाप कहा गया है सीताराम सीताराम या राधे कृष्ण नमः शिवाय का जाप आप नमः भगवते वासुदेवाय या नमः भगवते रुद्राय यह मंत्र का पाठ आप कर सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, आज लोग कहेंगे जाप करिए, लोग कहेंगे पाठ करिए, ग्रहण कोई भी हो, सबसे बड़ा जरूरी होता है, अनिवार्यता होती है कि आप मानसिक जाप करिए। सबसे उत्तम जो जाप माना गया है वह मानसिक जाप माना गया। कहते हैं कि मन की ऊर्जा जो है सीधा चंद्रमा को जो है स्पर्श करती है, कनेक्ट करती है, तो उसके मंत्रों की शक्ति, मंत्रों की ऊर्जा जो है वह तुरंत बढ़ जाती है, तुरंत बूस्ट हो जाती है और आपके मन और शरीर दोनों को वह बैलेंस कर देती है। और गर्भस्थ जो स्त्रियां हैं उनके लिए कहा जाता है कि कोई फल इत्यादि ना काटें, सब्जी इत्यादि ना काटें ग्रहण के दौरान। इस पे तो सोशल मीडिया पे बड़ी सारी चीजें वायरल हो रही हैं जब से ग्रहण का पता चला है। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। राज मिश्रा जी, एक और बड़ा सवाल, और ये सवाल उन तमाम दर्शकों के लिए है जो बड़ी उत्सुकता से जानना चाहते हैं कि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है, इसका कई राशियों पर पॉजिटिव असर है और कुछ के लिए ये थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। राशियों के हिसाब से अगर राजी बता पाए। बिल्कुल, ये सत्य है कि जब भी कोई भी घटना इस संसार के अंदर घटित होती है तो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट। मैं एक और एस्पेक्ट आपको बताना चाहता हूं। ग्रहण में स्पेशली मैं 3 लोगों की राशियां, भारत के अंदर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वृश्चिक राशि है। एक और चीज, डोनाल्ड ट्रंप की वृश्चिक राशि है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री जी की कुंडली एक दूसरे से मैच करती है। लग्न में डोनाल्ड ट्रंप के मंगल है और लग्न में भारतीय प्रधानमंत्री जी के मंगल है। और उसके साथ एक और चीज, राहुल गांधी की वृश्चिक राशि है। तो एक बड़ा डिफरेंट ये है। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म हुआ वो भी ग्रहण योग के अंतर्गत हुआ है। उनका चंद्रमा और केतु वृश्चिक राशि के अंतर्गत है, इसीलिए ग्रहण से पहले आपने इफेक्ट देखा कि उनके अंदर एक डिफरेंट बदलाव आपने देखा है। चलिए, हम राशि पर बात कर रहे थे इसलिए मैंने इसको किया है। ये ग्रहण जो घटित होने जा रहा है वो कुंभ राशि के अंतर्गत घटित होने जा रहा है, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के अंतर्गत घटित होने जा रहा है। स्पेशली मैं अगर बड़े लेवल पर खराब की बात करूं, कर्क राशि के लिए ये ग्रहण नुकसानदायक है, निहायत ही नुकसानदायक है। कर्क राशि के लिए अगर स्पेशली मैं सभी राशियों पर क्या क्या रिजल्ट होगा उसकी बात करूंगा। एक बार अगर पूरा बता मैं सब पे बात करता हूं। मेष राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद है। आपको प्रसन्न होने की जरूरत है और प्रसन्नता भी उन लोगों के लिए ज्यादा है जो लोग स्पेशली लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि की तरफ प्रयास कर रहे थे आपके लिए, और जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे थे, तो आपको इस क्षेत्र में बहुत शानदार रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि हर चीज
फायदेमंद नहीं होती, हर चीज नुकसानदायक नहीं होती है। तो मेष राशि के लिए ग्रहण बहुत फायदेमंद है। अब अगर हम वृष राशि को लेकर के बात करते हैं तो भी ये ग्रहण बहुत फायदेमंद है। आपके 10th हाउस में ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। जो प्रोफेशनल वर्क आपका रुका हुआ था, जिसके लिए आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे, कर रही थी, चाहे वो व्यापार एक्सटेंड करने की बात करें, नए बिजनेस को शुरू करने की बात करें, नौकरी परिवर्तन की बात करें, इंक्रीमेंट वगैरह की बात करें, वो सब कुछ आपका होने जा रहा है इस ग्रहण के कारण। तो मेरे दृष्टि से स्पेशली मेष राशि और वृष राशि वालों को खुश हो सकते हैं, होने की आवश्यकता है। ठीक है, उनके लिए ग्रहण होकर के भी आपके लिए फायदेमंद है। बट मैं ये कह दूं कि नहीं साहब, आप आराधना ना कह रहे हैं या मन को स्ट्रांग, ग्रहण मन को पावरफुल करने का एक बहुत बड़ा रास्ता है। तो उसके साथ ये करने की आवश्यकता है। अगर मैं मिथुन राशि पर जाता हूं, मिथुन राशि के 9th हाउस के अंतर्गत यह ग्रहण घटित हो रहा है। तो खास करके आप जो कुछ कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर आपके इस ग्रहण से रुकावट आने के चांस है। ओके, धर्म की तरफ से आपकी रुचि हटने का चांस है। तो इसलिए आपको ग्रहण के दौरान अपने लिए, ताकि ये रुकावट ना आए, किसी बुक को रीड करने की आवश्यकता है। जो आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में अत्यधिक सोचने की आवश्यकता है। और कोई धार्मिक कृत्य लाइक कोई मंत्र इत्यादि अगर किया जाए तो उसको चैंट करने की आवश्यकता है। कर्क राशि के लिए ग्रहण नुकसानदायक है, बिकॉज अष्टम भाव के अंतर्गत घटित हो रहा है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है, एक तो डूरिंग ग्रहण, जो ग्रहण का समय होगा उस दौरान आपको गाड़ी इत्यादि चलाने से बचना है, यात्रा करने से बचना है। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो भगवान का स्मरण करके सावधानी के साथ आपको गाड़ी इत्यादि चलाना है। अगले 15 डेज स्पेशली, जब तक सूर्य ग्रहण घटित नहीं हो जाता है, 21 सितंबर को है, तब तक आपको गाड़ी इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाना है। आपको ग्रहण के बाद दान जरूर करना है, अगर पॉसिबल हो तो हम जरूर बताएंगे। सिंह राशि के लिए जीवन साथी की बातों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, अच्छा बिहेव करने की आवश्यकता है, उनके रिस्पेक्ट की आवश्यकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उनके अंदर परिवर्तन आएगा क्योंकि ग्रहण का इफेक्ट आपके ऊपर है। तो जीवन साथी की अगर कोई उनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो रहा है तो उसको तरीके से आपको हैंडल करने की आवश्यकता है। अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर कन्या राशि को लेकर के, आपके लिए बहुत बेहतरीन है। बेहतरीन इसलिए कह सकता हूं, जितने भी कोर्ट कचहरी इत्यादि के मामले हैं वो आपके पक्ष में होने वाले हैं। शत्रु जो इतने दिन से आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे कहीं के भी हों, वो लोग अपने आप में परेशान होंगे और आपके मस्तिष्क में वो आइडिया इत्यादि आएगा जिससे आप उनको परास्त कर पाए। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर मैं तुला राशि को लेकर के बात करता हूं, 2-3 चीजों को ध्यान रखना है। एक तो भाई प्रेमी प्रेमिका से बहस नहीं करना अगले 15 दिन, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ होने वाला है। दूसरा, संतान के साथ पोलाइट व्यवहार, मतलब अच्छा बिहेवियर की आवश्यकता है। पढ़ाई इत्यादि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ग्रहण के दौरान इस मंत्र का जप करना बहुत फायदेमंद होगा। वृश्चिक राशि के लिए जब बात करेंगे तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आपको वाहन सावधानी के साथ चलाना है, जल्दबाजी में वाहन नहीं चलाना है। दूसरा, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल, कोई भी वाहन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई डिसीजन आप लेने जा रहे हैं अगले 15 दिन के अंतर्गत, तो उस पर बेहतर रिसर्च करके तभी डिसीजन लीजिए। गाड़ी इत्यादि सावधानी के साथ चलाइए। आपका एक बहुत पॉजिटिव चीज है आपके लिए कि यदि आप अपना स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो ग्रहण के प्रभाव से वो जरूर हो जाएगा। अब अगर मैं धनु राशि को लेकर के बात करूं, यहां पर ग्रहण फायदेमंद है। 3rd हाउस के अंतर्गत ग्रहण है। अगले में अगर 1 महीने के डाटा अगर कोई निकाल सकता है निकाले। जो एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन से बाहर आने वाले लोग होंगे वो जनरली धनु राशि के लोग होने वाले हैं। तो यहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है, मन में प्रसन्नता रहेगी, जो आपके रुके हुए कार्य इत्यादि हैं वो बनेंगे, आपका पराक्रम लेवल बढ़ेगा। अगर मैं बात कर रहा हूं मकर राशि को लेकर के, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, शब्दों पर कंट्रोल करके रखिएगा अगले 15 दिन। और ये मैं कह रहा हूं, इसको नोट करके रख लीजिएगा। आप कुछ और कहना चाहेंगे, कहना चाहेंगी, लोग उसको किसी और वे में लेंगे, जिसके कारण से घर में अशांति रहने की कंडीशन दिख रही है। और उसके साथ आपके शब्दों को गलत तरीके से लें तो कुछ रिलेशन
खराब होने का योग है। जी। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त ध्यान रखने की आवश्यकता है। गायत्री मंत्र का जप ग्रहण के दौरान करेंगे, फायदेमंद होगा। सबसे इंपॉर्टेंट कुंभ राशि, और मैं हमेशा कहता हूं मेरी पसंदीदा राशि है, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली, और सबसे ज्यादा मैं रिसर्च इस राशि पर करता हूं। ग्रहण भी इसी पर घटित हो रहा है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ग्रहण के दौरान आपको मृत्युंजय मंत्र सुनना है या जप करना है। दान ग्रहण के बाद जरूर करना है। घी कांसे की कटोरी में भर के किसी को दान देना है। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। द्वादश भाव के अंतर्गत ग्रहण घटित होने जा रहा है। आपको 15 दिन कुछ भी खरीदना बेचना है तो आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। नींद में दिक्कत हो सकती है। शिवाय नमः मंत्र स्त्री है तो, ओम नमः शिवाय मंत्र पुरुष हैं तो ग्रहण के समय बैठकर जप करेंगे, बहुत फायदेमंद होगा। कुछ लोग ऐसे में सोचते हैं कि क्या वो मंदिर में जाकर बैठ जाएं, वहां ध्यान करें, घर से निकलें कि नहीं निकलें, तो क्या इसका महत्व है वो भी आप बताएं। देखिए, बिल्कुल सही कहा। दो चीज़ें यहाँ पर और आप समझ लीजिए। सनातन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको समझने की भी जरूरत है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर मूर्ति वह स्थान अलग हो जाता है, ज्योतिर्लिंग अलग हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंगों को आपने देखा होगा कि महाकाल में आप देखेंगे उनका श्रृंगार हट जाएगा, लेकिन वह कपाट बंद नहीं होगा। लोग वहां पर बैठ करके जप करेंगे। तो ऐसी अवस्था में विशेष रूप से आप देखिए कि जहां भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं मंदिरों में, क्योंकि सभी मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करके जो है मूर्ति स्थापना की जाती है, तो वहां उनको ढक दिया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा। आप मंदिर प्रांगण में भी बैठ करके, क्योंकि जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई होती रहती है भगवान की, वहां की ऊर्जा कहते हैं सकारात्मक रहती है। आप सामान्यतः देख लीजिए, जब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे अंदर एक जो है सकारात्मक ऊर्जा संचार बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में नजदीक में अगर कोई मंदिर हो तो वहां जाकर के सामान्य रूप से बैठ करके, और नहीं तो सबसे सर्वोत्तम कहा गया, क्योंकि यह जो ग्रहण है यह मध्य रात्रि तक चलने वाला है, तो सभी के लिए संभव नहीं है मंदिर जाकर के वहां पर जाप करना। तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है अपने अपने घरों में आसन ले लीजिए, शांत जो है बैठ जाइए, बिस्तर पर मत रहिए, और बैठ करके नाम जप, या जैसे कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने कहा कि महामृत्युंजय का जप, महामृत्युंजय नहीं कर सकते तो सिर्फ नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या शिवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और सबसे सर्वोत्तम मंत्र जो है सनातन में कहा गया है कि दोनों के लिए, इष्ट के दोनों जो दो हमारे इष्ट हैं भगवान विष्णु और शिव के लिए, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जाप करिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। और आपको जैसे शुरुआत में कहा, जो लोग गुरु दीक्षित हैं आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइएगा सिर्फ गुरु मंत्र का, क्योंकि शास्त्र कहता है कि अगर ईश्वर से पहले अगर किसी की वंदना की जाती है तो वह गुरु है। तो गुरु मंत्र का ही जाप आप करेंगे, वही आपको जो है असीमित शक्ति देगा, और इस ग्रहण को भी आपको सुंदर कर देगा, और इससे भी वरदान लेने की शक्ति प्रदान कर देगा। निश्चित तौर पे राज जी, एक और अब चलते चलते, जो कि समय की अपनी सीमा है और सवाल बहुत सारे हैं, हालांकि इतने सारे सवाल हैं, लेकिन ग्रहण को लेकर कुछ मान्यताएं हैं और कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे अभी पंडित जी जिक्र कर रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, चाकू या कैंची नहीं चलाना चाहिए, रात में तेज म्यूजिक, डांस, ये तमाम चीजों से बचना चाहिए। तो इन भ्रांति और मान्यताओं पर जरा थोड़ा सा क्लियर कर मेरी दृष्टि से सनातन में, मैंने दोबारा कहा इस बात को कि सनातन के ऋषि दोनों लोगों का ध्यान रखकर, पढ़े लिखे और अनपढ़ दोनों को समझ आए, वो साइंटिस्ट वो काम करते थे। आप सोचिए, मतलब जनरली ये परिस्थिति है कि जब चंद्रमा की जो ऊर्जा है वो आपके मस्तिष्क पर प्रॉपर तरीके से नहीं पड़ती है। साइंस भी इस बात को मानता है कि जब चंद्रमा का चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम रोशनी कम हो जाती है। रोशनी कम होने के कारण आपके ब्रेन के अंदर स्लीप हार्मोन्स रिलीज होते हैं, या मेलाटोनिन आई थिंक कुछ कहा हार्मोन्स कहा जाता है, जो रिलीज होता है। उस टाइम आपका ब्रेन सुस्त होता है, उतना एक्टिव नहीं होता है। तो उस टाइम पर यदि आप कोई ऐसी चीज काटते हैं या कोई काम करते हैं तो आपके ब्रेन को प्रभावित करता है। ये सत्य है कि यदि आप कुछ काट रहे हैं तो उस टाइम आपका नेचर डिफरेंट होगा, और आप जब कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो आपके ब्रेन की परिस्थिति अलग होगी। तो अगर कुछ काट रहे हैं तो उस समय, क्योंकि वो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसको नकारात्मक एनर्जी प्राप्त होगी, जिस कारण उसके मस्तिष्क उस प्रकार डेवलप नहीं होंगे जिस प्रकार चाहिए, या उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने के संयोग रहते हैं। इसलिए ग्रहण के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए, कुछ काटना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ना नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, मंत्र इत्यादि का जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। आखिरी 10 सेकंड आपके राकेश जी, जल्दी से कुछ अपील अगर आप करना चाहें तो।
देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आदरणीय राज मिश्रा जी ने जैसा कहा कि हमें बहुत सारी भ्रांतियों से बाहर निकल के सनातन के मूल विज्ञान को समझने की जरूरत है। और सूर्य और चंद्रमा यह दो माध्यम हैं। जब सूर्य प्रत्यक्ष रूप से हमारे धरा को स्पर्श नहीं करता तो चंद्रमा को माध्यम बनाता है, और अगर सूर्य या चंद्रमा में से कोई पीड़ित हो रहा है तो आप आत्मीय रूप से या मानसिक रूप से पीड़ित होंगे, निश्चित तौर पर पीड़ित होंगे। और इन तमाम चीजों का ध्यान आपको रखना है। जो सवाल आपके थे वो आज हमने जवाब जानने की कोशिश की है। और कहा जाता है कि विज्ञान प्रत्यक्ष सत्य है, लेकिन आस्था अज्ञात पर विश्वास है। तो आपकी आस्था और विज्ञान आज दोनों की गवाही आप देखेंगे इस चंद्र ग्रहण के दौरान। दोनों में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, वो सभी दोनों ने बताया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।